गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। चलिए, तो हम कर रहे थे अप्रैल 2021 का एमटीपी, राइट? तो इसमें स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन और देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यस। देखिए क्या कह रहे हैं, द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। हाँ जी, देखो नेचुरल कैलेमिटी के केस में बेस्ट मेथड कौन सा होता है? पर्सनल इंटरव्यू, राइट? ओके, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन का यही बेनिफिट होता है, एक सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, ठीक है? तो आप लोगों का जो टाइम सेव है वो यहाँ स्टैटिस्टिक्स ऑलमोस्ट ही आप मान के चलो 40 में से ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो यहाँ आप अपना बहुत बड़ा टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है? रीजनिंग भी आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है और मैथ्स भी आपका टाइम लेगा, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन टाइम लेते हैं, बट हार्ड 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टाइम लेंगे, ठीक है? तो उनको रिलैक्स होके कीजिएगा। चलिए, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? यूजली मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हाँ जी, बताइए बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा होता है? मीन, राइट? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीन सैलरी फॉर ए ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर इज 5000 पर मंथ एंड दैट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 60 मेल वर्कर इज 6000 पर मंथ। तो हमें फाइंड आउट करना है इसकी कंबाइन मीन। हाँ जी, देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है ना, कि जब भी हमें कंबाइन चीजें फाइंड आउट करनी हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो क्या कह रहे हैं, मीन सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ, कंबाइन मीन का फॉर्मूला याद है क्या? क्या होता है कंबाइन मीन का फॉर्मूला? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2, राइट? तो बस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करनी है। चलिए कर देते हैं। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है, मीन सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ 40, यानी कि ये हो गई हमारी n1 की वैल्यू, और उनका सैलरी आपको दे रखा है 5000 पर मंथ, एंड दैट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 60 मेल वर्कर, राइट? तो मीन्स n2 आपको दे रखा है और x2 बार गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है इसका कंबाइन मीन। चलिए सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 40 इंटू 5000 प्लस n2 की वैल्यू 60 इंटू 6000 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 मीन्स 40 प्लस 60। सिंपल। चलिए फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 40 इंटू 5000, ये हमारी वैल्यू आ गई। इसको मेमोरी में डालते जाओ। हाँ जी, देखो आपने क्या किया, एक बार कैलसी ट्रिक भी देख लीजिए। कैलसी पे आप क्या कर रहे हो, कैलसी पे आपने किया 40 इंटू 5000 और इसको डाल दिया मेमोरी प्लस में, राइट? तो इसको हमने डाल दिया मेमोरी प्लस में। नाउ 60 इंटू 6000, इसको भी डाल दिया हमने मेमोरी प्लस में, राइट? मेमोरी रिकॉल भी कर सकते हो, यहां से हमने मेमोरी रिकॉल कर ली, तो ये आ गया 5। हाँ जी, डिवाइड बाय 100 है तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा हमारा मीन? 5600। हाँ जी, यस, समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो क्या किया हमने, 40 इंटू 5000 मेमोरी प्लस, देन 60 इंटू 6000 अगेन मेमोरी प्लस, देन MRC। तो हमारे पास इन दोनों वैल्यूज की एडिशन आ जाएगी। डिवाइड बाय 100 तो हम कर ही सकते हैं ना, 2 जीरो हटा दो, अदरवाइज इस पे भी कर सकते हो। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 16 10 16 10 16 मीन्स सारी की सारी ऑब्जर्वेशन, केवल 2 ही ऑब्जर्वेशन है। कौन कौन सी? 10 एंड 16, राइट? अब यहाँ देखिए 10 कितनी बार है, 10 देखिए 1 2 3 4, तो 10 आपका आ रहा है 4 टाइम, राइट? तो 10 की वैल्यू 4 टाइम एंड 16 1 1 2 3 4, 16 भी आपका कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम, राइट? तो ये दोनों ही वैल्यू आपकी सेम टाइम एग्जिस्ट कर रही है और 2 ही ऑब्जर्वेशन है,
तो इसमें डायरेक्ट शॉर्टकट होता है आपके पास, जब भी आपके पास ओनली 2 ऑब्जर्वेशन होती है ए एंड बी, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपका होता है हाफ द डिफरेंस, राइट। यहाँ मोड का साइन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अंडरस्टूड होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है 16, छोटी वैल्यू क्या है 10 डिवाइड बाय 2, तो ये वैल्यू आ गई 6/2 किसके इक्वल 3 के इक्वल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे तब भी आपका सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। हाँ जी, समझ आया क्या कि जब भी हमारी 2 ऑब्जर्वेशन हो तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हाफ द डिफरेंस, राइट। सिमिलरली अगर मान लिया वेरिएंस कैलकुलेट करना हो, 2 ऑब्जर्वेशन हो, तो बताइए क्या हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो आप डायरेक्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपकी 2 ऑब्जर्वेशन है। क्लियर, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, मीन इज 3.57 एंड मोड। देखो आपको मीन गिवन है, मोड गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू मीडियन की, राइट। तो देखिए मीन मोड मीडियन, आप लोगों को इनमें रिलेशन याद है, बताइए क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, राइट। तो चलिए अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, मोड 2.13 गिवन है, 3 मीडियन, मीडियन हमें कैलकुलेट करना है, माइनस 2 मीन, मीन की वैल्यू है 3.57, सिंपल। चलिए फटाफट कैलकुलेशन कर दीजिए, 2 की मल्टीप्लाई 3.57, ये वैल्यू आ गई प्लस 2.13 डिवाइड बाय 3, तो ये हमारे पास आ रहा है 3.09, तो ये हमारा आंसर, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ द डेटा दिस, इस डेटा का वेरिएंस कैलकुलेट करना है, राइट। तो देखिए x क्या गिवन है 3, 4, 5, 8, ठीक है। तो क्या आप यहां से मीन कैलकुलेट कर सकते हो, मीन क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो फटाफट इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 20 बाय 4 5, तो मीन की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 के इक्वल, नाउ xi माइनस x बार, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास है -2, -1, 0 एंड 3, नाउ xi माइनस x बार का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 4, 1, 0 एंड 9, इन सब का सम किया 14, ठीक है। अब बताओ वेरिएंस का फॉर्मूला याद है क्या, क्या होता है वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस होता है सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n, ठीक है। जब भी आप रिवीजन करते हो ना, कोई शॉर्टकट नहीं लेना, आपके जो भी फॉर्मूले है वो भी लिख लिख के देखिए, क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करोगे रिकॉल करोगे तभी आप लोगों को एग्जाम में अच्छे से याद आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते समय कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट इन द सेंस मतलब प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है। जो भी फॉर्मूला आए, जो भी चीज आए, आप साथ के साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है, पूरा का पूरा लिखिए या माइंड में रिकॉल कीजिए। हाँ जी, अब देखिए समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई 14 डिवाइड बाय 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 4, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 14 बाय 4, ये आ गया हमारे पास 3.5, तो ये बी ऑप्शन हमारा आंसर, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस देखिए क्या कह रहे हैं, इफ द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी रिमेन सेम फॉर द लास्ट 10 मंथ, देखिए क्या कह रहे हैं, अब द प्रॉफिट ऑफ कंपनी रिमेन सेम फॉर द लास्ट 10 मंथ देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रॉफिट। मुझे एक बात बताइए, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन, ये जितने भी मेजर ऑफ सेंट्रल मेजर ऑफ डिस्पर्जन होते हैं उनमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डाटा का वेरिएशन चेक करते हैं। वेरिएशन का मतलब कितना अप एंड डाउन आ रहा है डाटा, कितना चेंज हो रहा है, कितना वेरी कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, कंपनी का जो प्रॉफिट है
वो सेम है फॉर द लास्ट 10 मंथ्स, मीन्स उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। अगर पहली बार जितना भी प्रॉफिट था, मान लिया 20 करोड़ है, तो नेक्स्ट मंथ भी 20 करोड़, उससे नेक्स्ट मंथ भी 20 करोड़, मीन्स हर बार ये वैल्यू सेम है। तो यानी कि डेटा में कोई वेरिएशन ही नहीं है, जीरो वेरिएशन। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो डेटा में कितना वेरिएशन होगा, नो वेरिएशन, जीरो वेरिएशन, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of less than ogive and greater than ogive curve is gives as। देखिए, more than ogive curve and less than ogive curve, इन दोनों का point of intersection किसके इक्वल होता है, मीडियन, राइट। हमने थ्योरी क्वेश्चन में किया है, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे मीडियन, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी, हमें बताना है इस क्लासिफाइड एज, ये कैसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो xi गिवन है, fi गिवन है, राइट। तो बताइए ये स्टेप का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, मीडियन ऑफ द डेटा दिस, हमें इसका मीडियन कैलकुलेट करना। अब देखो मीडियन आते ही आपके माइंड में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए डेटा कैसा होना चाहिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट, इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मीडियन के लिए आप असेंडिंग डिसेंडिंग कोई भी कर सकते हो, लेकिन जो आपके क्वार्टाइल्स है यानी कि Q1 Q3, उनके लिए डेटा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो मीडियन के लिए डेटा आप असेंडिंग डिसेंडिंग कोई भी करो, क्योंकि मिडल मोस्ट वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारा 2 4 6 8। हाँ जी, एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके देखा करो, ऐसा नहीं कि चलो ये तो हम उस टाइम कर लेंगे, नो, क्योंकि आपके ना एग्जाम में भी वही सेम पैटर्न बन जाता है और आप फिर इतनी जल्दी चीजों को नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो जब भी रिवीजन करो ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, ठीक है, ताकि आप लोगों का वहां पर कम टाइम वेस्ट हो, ठीक है। प्रैक्टिस में जब चीजें आती है ना तभी आप लोग कर पाते हो। यस, अब देखो इसमें मीडियन कैलकुलेट करना है, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, राइट। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 8। तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, या फिर अब इसमें देखो कौन सी वैल्यू है आपकी, फोर्थ और फिफ्थ टर्म, यानी कि n/2th आइटम और n/2 + 1th आइटम, इन दोनों का हम क्या ले लेते हैं, एवरेज। इसको ऐसे भी बोलते हैं मिडल मोस्ट वैल्यू का एवरेज, राइट। तो इन दोनों का एवरेज भी ले सकते हो, 8 + 11/2, तो ये वैल्यू आ गई 19/2, 9.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। और दूसरा मेथड है हमारे पास, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के पास, तो n कितना है, 8, तो आप कौन सी ऑब्जर्वेशन देखते हो, n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो n कितना है, 8, 8 + 1 कितना, 9, 9/2, यानी कि 4.5th ऑब्जर्वेशन। अब तुम कहोगे 4/5th ऑब्जर्वेशन तो कुछ होता ही नहीं है, राइट। तो बताओ कैसे करते थे हम, 4th ऑब्जर्वेशन + 0.5 5th ऑब्जर्वेशन - 4th ऑब्जर्वेशन, राइट। आप देखो 4th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4, 4th ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, 8 + 0.5 5th ऑब्जर्वेशन 11 - 8, तो ये वैल्यू देखो कितनी आ गई, 8 प्लस यहां से आया 3, तो 3 का हाफ करेंगे 1.5, तो यहां से भी हमारा आंसर आ गया 9.5। तो कोई भी मेथड अडॉप्ट करो, दोनों से ही हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। मेथड हमें सारे आने चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AM and HM फॉर 2 नंबर। देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, AM गिवन है 5, HM गिवन है 3.2, हमें फाइंड आउट करना है GM, राइट। अब बताइए GM क्या रिलेशन होता है AM GM और HM में, GM स्क्वायर किसके इक्वल, AM × HM के इक्वल, ठीक है ना। दो रिलेशंस हमने पढ़े थे, AM > GM > HM, एंड GM स्क्वायर किसके इक्वल होता है, AM और HM का मल्टीप्लाई के इक्वल, ठीक है। तो GM फाइंड आउट करना है, यानी कि 5 × 3.2, ये तो GM का स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारा आंसर। चलिए फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, 5
इंटू 3.2, ये वैल्यू आ गई 16, स्क्वायर रूट करेंगे 4, तो यहां से हमारा gm स्क्वायर तो 16 है, gm की वैल्यू आ गई 4, तो ये हमारा आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the value of the first quartile for observation? हाँ जी, देखिए क्या कह रहे हैं, हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल मीन्स Q1। अब देखो डेटा कैसा है, इंडिविजुअल डेटा है, हमेशा कौन से ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा 10, राइट, देन 12, 15, 16, 18, 20, 23 एंड 28, राइट। तो देखिए टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन। अब बताइए Q1 किसके इक्वल होता है, n+1/4 ऑब्जर्वेशन, राइट, यानी कि 8 + 1/4 ऑब्जर्वेशन, राइट, मीन्स 9/4। तो 9/4 यानी कि 2.25 ऑब्जर्वेशन, राइट। ओके, अब देखो 2.25 ऑब्जर्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये एक तो जाएगी आपकी सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन, राइट। तो अब बताओ अपनी सेकंड ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 12 प्लस 0.25 थर्ड ऑब्जर्वेशन 15 माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन 12, राइट। तो ये आ गया 12 प्लस 0.25 और यहां आ गया 3, यानी कि 12 प्लस 0.75 मीन्स 12.75। सी ऑप्शन हमारा आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 बार लिखा गया, फॉर द फॉलोइंग। हाँ जी, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। देखिए सबसे पहले डेटा को ध्यान से देखिए, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 मीन्स देखो इसमें आपकी फर्स्ट वाले की अपर लिमिट और सेकंड की लोअर लिमिट डिफरेंट है, मीन्स ये डेटा कैसा है आपका, सीरीज कैसी है, इंक्लूसिव सीरीज। तो हमेशा ध्यान रखिएगा रेंज फाइंड आउट करते हुए इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना जरूरी है। अब आपको पता है रेंज में देखो केवल हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू की जरूरत पड़ती है, तो केवल उन दोनों को चेंज कर लीजिए। तो कैसे करते हैं, जो भी हमारा गैप है, गैप कितना है 1, उसका हाफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। तो बताइए लोअर लिमिट क्या बन जाएगी 9.5, और ये सबसे लास्ट वाली वैल्यू हम चेक कर लेते क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी तो मैटर ही नहीं करती, राइट। तो ये हमारी लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी, लोवेस्ट वैल्यू आ गई, हाईएस्ट वैल्यू हो गई 59.5। क्लियर। ओके, अब बताइए कोफिशिएंट ऑफ रेंज किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट बताइए माइनस लोवेस्ट डिवाइड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट इनटू 100, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, हाईएस्ट वैल्यू है 59.5, लोवेस्ट वैल्यू 9.5, हाईएस्ट 59.5, लोवेस्ट 9.5 इनटू 100, राइट। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू तो सीधा सीधा ही हो रही है, 59.5 में से 9.5 हटा दिया 50 और 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी 59.5 प्लस 9.5, तो ये वैल्यू आ गई 69। तो 5000 डिवाइड बाय 69, 5000 डिवाइड बाय 69, तो ये आ गया हमारा 72.46, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। डन। चलिए हो गया सभी का, आगे बढ़ते हैं। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। हमें बताना है इनमें से कौन सा सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस है। हाँ, फॉर्मूले रिकॉल करो फटाफट। रेंज में देखो क्या करते हैं, हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, क्या उसमें हमने सारी ऑब्जर्वेशन का यूज किया, नहीं। मीन डेविएशन में क्या करते हैं, मीन डेविएशन में एब्सोल्यूट कैलकुलेट करते हैं,
राइट। तो एब्सोल्यूट करते हुए तो हम सारी ऑब्जर्वेशन को यूज करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वहां भी हम सारी ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं। मीन्स इसमें और इसमें दोनों में ही हम यूज करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन में देखो हम क्या करते हैं, सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं, राइट, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए एंड बी बट नॉट सी। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बेस्ट बनेगा, क्योंकि मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही सारी ऑब्जर्वेशंस पे बेस है, राइट। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज डैश ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ध्यान से देखिएगा, जो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। याद आया, हाँ जी, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी कि क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल रेंज मतलब क्वार्टाइल्स का रेंज, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, उसका हाफ कर देते हैं तो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है ना, राइट। तो बताइए क्वार्टाइल रेंज तो केवल इतना हुआ ना, Q3 माइनस Q1, तो इस 2 को भी हम उधर ले जाए तो 2 टाइम क्वार्टाइल डेविएशन किसके इक्वल, Q3 माइनस Q1। तो Q3 माइनस Q1 हमारी रेंज है ना, राइट। तो बताइए रेंज, क्वार्टाइल रेंज क्या हुआ, ये क्वार्टाइल डेविएशन का डबल है ना, क्वार्टाइल रेंज इज डबल ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो यहां पे आ जाएगा डबल। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन होता है वो रेंज का हाफ होता है, ठीक है। तो क्वार्टाइल रेंज क्या हो जाएगी, उसका डबल हो जाएगी, है ना। रेशो में हमने यही तो सीखा है ना कि अगर एक वैल्यू दूसरे कंपैरिजन में हाफ है तो दूसरी वैल्यू उसके कंपैरिजन में डबल है। कि अगर कोई वैल्यू 2:1 में है तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में हाफ है, तो ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में डबल है, राइट। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। बहुत स्मार्टली क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। हाँ, इसको पढ़ते हैं, देखो मीन से, यानी कि मीन एक्स बार हो गया, मीन से क्या, डेविएशन यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर उनका क्या, स्क्वायर, फिर उनका क्या, सम। कितनी ऑब्जर्वेशन का, 10 ऑब्जर्वेशन का, मीन्स एन की वैल्यू कितनी है, 10, और ये सम कितना दे रखा है, 250। हाँ जी, बात समझ में आई। तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो तसल्ली से। मीन ऑफ द डेटा, एक्स बार आपको दे रखा है 10 के इक्वल, हमें फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट। तो अब मुझे बताइए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, राइट। तो बताओ हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन तो हमें दे ही रखा है, राइट। तो बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, राइट। तो चलिए पुट कर देते हैं सारी वैल्यू, अंडर रूट 250 डिवाइड बाय 10, ये वैल्यू कैंसिल, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया हमारे पास, मीन है हमारे पास, तो बताओ कर सकते हो कैलकुलेट, 5/10 इंटू 100, तो ये आ गया 50%। सिंपल, क्लियर सभी को, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, देखिए क्या कह रहे हैं, मीन ऑफ द वेरिएबल एक्स इज 50, मीन आपको दे रखा है 50, तो हमें फाइंड आउट करना है इस वैल्यू का मीन। तो आपको पता है मीन में क्या होता है, ओरिजिन एंड स्केल दोनों ही चेंज हो जाते हैं, राइट। तो 5 क्या है, स्केल में चेंज, 10 क्या है, ओरिजिन में चेंज, दोनों ही चीजें चेंज हो जाएगी। तो सिंपली इसकी वैल्यू ही पुट करनी है ना, 10 + 5 × 50, तो ये वैल्यू आ गई 250 + 10 260। हाँ जी, ये आपका आंसर, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेरिएबल एक्स इज नोन टू बी 10। हाँ जी, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 10 के इक्वल, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 + 5x। हाँ जी, अब मुझे एक बात बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या क्या चीजें चेंज हो जाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन में ओनली स्केल का इफेक्ट पड़ता है, राइट। आपको याद है ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू mod b
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। केवल स्केल का इफेक्ट पड़ता है, ओरिजिन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कुछ भी वैल्यू ऐड सबट्रैक्ट कर दे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। तो यहाँ 50 ऐड हुआ, उसका तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, केवल किसका इफेक्ट आएगा, जितने से हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि 5 का इफेक्ट। तो बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको y कंसीडर कर लेते हैं, तो y का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 10 × 5, तो 50 हमारा आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट देखिए, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सीरीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सीरीज इज a प्लस बी। हाँ जी, आपको मीन का और स्टैंडर्ड डेविएशन का सम ही करके दे दिया a प्लस बी, राइट। अब ये कह रहा है इफ वी एड 2 टू ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज। मान लिया मीन में जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी थी उसकी हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर दिया तो जो नया मीन आएगा हमारा, न्यू मीन, उसमें क्या होगा, उसकी भी हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड हो जाएगा, राइट। तो उसकी भी हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड हो जाएगा। यहां तक ओके है। तो अब मुझे एक बात बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने कैलकुलेट किया, हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर दिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, डाटा का वेरिएशन, तो डाटा में तो कोई वेरिएशन नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो इसमें हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ये एज इट इज रहेगा। तो न्यू एसटी हमारा क्या हो जाएगा, अगेन सेम, राइट। तो हमें क्या बताना है, सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो न्यू मीन, ये जो न्यू मीन है ये कितना हो जाएगा, जो भी वैल्यू थी उसमें 2 ऐड हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना चेंज आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ओवरऑल कितनी बन जाएगी ये वैल्यू, a प्लस बी प्लस 2। सिंपल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय शिफ्टिंग ऑफ स्केल। हाँ जी, स्केल का इफेक्ट मुझे बताइए किस पे पड़ता है, हर एक डिस्पर्जन पे पड़ता है, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो, मीन डेविएशन हो, क्वार्टाइल डेविएशन हो। तो इसमें बेस्ट कौन सा हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा ऑल द अबव, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, देखो प्रोबेबिलिटी में जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है ये सारे के सारे। ए गिवन है, बी गिवन है और इंटरसेक्शन गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाय बी। यस, ए बाय बी फॉर्मूला याद है क्या, ऊपर हमारा आएगा ए इंटरसेक्शन बी, और डिवाइड में इधर जो वैल्यू है इधर क्या है, बी, तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है 0.25 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.36। चलिए चेक कर लेते हैं किसके इक्वल आ रहा है, 0.25 डिवाइड बाय 0.36, तो ये वैल्यू आ गई 0.6944। हाँ जी, देखिए हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.6944। अब देखिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है ये, सबसे ज्यादा ये किसके क्लोज है, 0.714 के, क्योंकि अप्रोक्सीमेट देखो अगर इसको राउंडेड ऑफ करोगे तो 7 के आसपास आएगी ना वैल्यू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.714। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। इसने बोला कि 52 कार्ड्स थे, एक कार्ड, तो आपको याद है ना जब भी हमें वन थिंग्स लेनी हो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग स्पेड और एन एस। तो देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, और, राइट। आप बताओ और का मतलब ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, हमेशा फॉर्मूला पूरा कंप्लीट ही लगाओगे, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ए हम ले लेते हैं स्पेड को और बी हम ले लेते हैं एस को। यस, अब बताओ मुझे वो कार्ड, इसने बोला जो एक कार्ड आपने लिया है वो स्पेड हो, ठीक है। अब बताओ स्पेड कितने होते हैं हमारे पास, 13 में से कोई भी एक कार्ड हो सकता है, टोटल कितने 52, राइट। सिमिलरली एस कार्ड कितने होते हैं 4, तो 4/52,
राइट। अब एक कार्ड जो एस भी है और स्पेड भी है, एक कार्ड होगा ना ऐसा, तो 1/52 इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 16/52। 4 पे जा रहे हैं तो 4 से कैंसिल कर देंगे, 4/13। तो ये हमारा आंसर। डन। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड EX। EX का मतलब समझते हो ना, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है, x की बने, और ये जो f ऑफ x है ना, ये आपका प्रोबेबिलिटी ही है PI, ठीक है। एफ से भी डिनोट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, अब बताइए मुझे एक्सपेक्टेशन यानी कि EX किसके इक्वल होती है, सिग्मा PI XI, राइट। तो यानी कि इनकी मल्टीप्लाई कर दें PI XI, तो देखिए क्या वैल्यू आ गई, 1/2, 2/3, 3/6। इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 6 LCM, 3 + 4 + 3, 10/6। तो ये आ गया हमारे पास 5/3। कुछ ऐसा ऑप्शन है क्या? 5/3 एक बार सॉल्व कर लेते हैं, किसके इक्वल आता है, 5/3। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1.6666 अप टू सो ऑन, मीन्स 1.67। इसके अप्रोक्सीमेट हो गई, ये हमारा आंसर। डन। यस। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर NNP। हाँ जी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज सारी याद है क्या, बताओ मुझे। मीन क्या होता है, मीन हमारा होता है NP, राइट। अब यहां देखो NP डायरेक्ट हो जाएगा ये तो, ओके। नेक्स्ट है टोटल एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व। टोटल एरिया किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। याद है ना, हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल एरिया किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। 0.5 एरिया इधर और 0.5 एरिया इस तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है। मीन गिवन है 150 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 45। हमें फाइंड आउट करना है Q1 एंड Q3, राइट। तो बताइए मुझे Q1 किसके इक्वल होता है, म्यू -0.675 सिग्मा, एंड Q3 की वैल्यू म्यू +0.675 सिग्मा। तो दोनों वैल्यूज है अपने पास, पुट कर दीजिए। तो हमने पुट किया, मीन है 150, ये मीन को आप ऐसे म्यू से भी डिनोट कर सकते हो, 0.675 सिग्मा की वैल्यू 45, इधर भी पुट कर देते हैं 150 + 0.675 इंटू 45। चलिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं हम, किसके इक्वल आ रहा है, 0.675, इसकी मल्टीप्लाई 45 से, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 30 पॉइंट समथिंग। सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 119.625, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वैल्यू सॉल्व कर देते हैं, 675 इंटू 45 प्लस 150, ये हमारे पास आ रहा है 180.375। तो देखिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, हाँ जी। एक बात का ध्यान रखना, देखो इसमें बी ऑप्शन ही आंसर करके आना है। देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, Q1 एंड Q3, इस बात का ध्यान रखना, Q1 एंड Q3, Q1 इज ऑलवेज लेस देन Q3। तो यहाँ हमारा ऑर्डर में आंसर देना बनता है कि Q1 पहले आएगा और Q3 बाद में आएगा, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। देखो इसमें सी ऑप्शन भी हमें सेम वैल्यू दे रखी है, बट ये हमारा आंसर नहीं है, Q1 की वैल्यू हमेशा छोटी होगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, n की वैल्यू गिवन है और p की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस। तो बताओ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस किसके इक्वल होता है, n p q,
राइट। तो बताइए अपने पास सारी वैल्यू है क्या? n की वैल्यू कितनी है 9, p की वैल्यू 1/3। तो क्या आप क्यू कैलकुलेट कर सकते हो? यस, 1 माइनस p ये हमारा आ जाएगा क्यू। तो ये कितना बना 2/3। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, 2 आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैग कंटेन 12 बॉल्स। एक बैग है, उसमें टोटल 12 बॉल्स है, जिसमें से टोटल 12 बॉल्स है, जिसमें से 3 रेड है और 9 अदर। ओके, हाँ जी। आगे देखो इसने क्या बोला है, इसने हमसे बोला कि 5 बॉल्स ड्रॉ की, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 बॉल्स 3 आर रेड, कि ये जो 5 बॉल्स है उसमें से 3 बॉल्स रेड हो। तो देखो 3 रेड बॉल है, वो तो सारी की सारी बॉल्स लेनी है, राइट। तो हमने क्या किया, 3 में से 3 बॉल्स सिलेक्ट कर ली, राइट। अब 5 बॉल्स है, बाकी की 9 बॉल्स में से हमें कितनी बॉल्स और चाहिए, 5 बॉल्स लेनी है ना। तो बताओ कितनी बॉल्स और ले लें? 3 बॉल्स हमने यहां से ले ली, 2 बॉल्स और लेंगे ना, तो इसमें से हमने 2 बॉल्स और ले ली, टोटल हो गई 5। बीच में मल्टीप्लाई थ्योरम क्लियर है ना क्यों आया, क्योंकि हमें 3 रेड बॉल चाहिए और 2 अदर बॉल्स भी चाहिए। ओके, डिवाइड बाय टोटल 12 में से देखो कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ना, तो फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस। तो टोटल केसेस कितने आएंगे, 12 में से कितनी बॉल्स, 5 बॉल्स, राइट। चलिए अब फटाफट सॉल्व कर देते हैं। हाँ जी, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, इसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे। 3c3 किसके इक्वल, 1 के इक्वल। 9c2 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 2, सिंपल। इधर हो जाएगा 12 11 10 9 8 डिवाइड बाय 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल, हाँ जी, ये वैल्यू भी कैंसिल, 2, ये वैल्यू कैंसिल, 3। तो ये आ गया हमारे पास 9 इंटू 8/2, और ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी ना, तो 1/12 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 6। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, ये वैल्यू भी कैंसिल, ये 3 पे जा रही है, ये वैल्यू भी कैंसिल, 1/22। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/22। क्लियर, यस, यहां तक बात समझ में आ गई। देखो रिपीट कर देती हूँ मैं क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन 12 बॉल, कि एक बैग है जिसमें टोटल 12 बॉल्स है, 3 रेड है और 9 अदर कलर्स की है। क्लियर, हमें इसमें से लेनी है 5 बॉल्स, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसमें से 3 रेड बॉल्स हो, राइट। तो देखो 3 रेड बॉल तो हमारे लिए कंपल्शन है, तो लेनी ही है। बाकी 2 बॉल्स और उठानी है, वो कोई भी उठा सकते हैं हम, 9 में से कोई भी 2 बॉल्स, राइट। तो 9 में से हमने कोई भी 2 बॉल्स ले ली। डिवाइड में टोटल केसेस आएंगे, 12 बॉल्स में से तो हमने 5 बॉल्स लिए ना, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन की है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ कार्ड। देखो क्या बोला इसने, अ कार्ड मीन्स केवल एक ही वैल्यू है। जब तक आपका सिंगल ऑब्जेक्ट है हमेशा एडिशन थ्योरम ही रहेगी, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। ये क्या कह रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन अ किंग और रेड। हाँ जी, देखिए क्या बोला इसने, वो किंग हो सकता है या फिर रेड, सिंपल। ओके, अब बताओ और मतलब यूनियन, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट माइनस कॉमन एलिमेंट। फॉर्मूला हमेशा कंप्लीट ही लगाओगे, ठीक है। वो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हमारा 0 बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो ए हमारा क्या है, किंग, और बी क्या है, रेड, ठीक है। अब मुझे बताओ कि किंग कितने होंगे, किंग तो 4 ही होंगे, तो ये कितने होंगे 4/52। रेड कार्ड कितने होते हैं 26 रेड कार्ड, तो ये 26/52
52। इसमें से माइनस कर देंगे जो रेड किंग है। हाँ जी, अब देखो किंग के 2 कार्ड रेड भी तो होंगे ना, राइट? कौन कौन से? ये दोनों कार्ड हमारे कैसे होंगे? रेड होंगे, राइट? तो 2 कार्ड इसमें से हम हटा देंगे। तो देखिए कितना आ गया, 28/52। 4 पे जा रहा है, तो 4 पे हमने कैंसिल किया, 7/13। ये हमारा आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, देखिए क्या कह रहा है, x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सच दैट x एंड y ये दोनों ही क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों ही हमारे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देन द पैरामीटर ऑफ z, हमें देखो एडिटिव प्रॉपर्टी लगानी है, x प्लस वाई, इन दोनों को ऐड करना है तो किसके इक्वल होगा? तो बाइनोमियल में आपको याद है क्या कि ये जो p है इसमें हमारा कोई चेंज नहीं आता, केवल ये जो n की वैल्यू है हमारी वो चेंज होगी, राइट? तो n की वैल्यू हमारी चेंज होगी n1 और n2, राइट? इन दोनों की एडिशन हो जाती है और p हमारा सेम रहता है, राइट? तो ये हमारा बन जाएगा n1 प्लस n2 और p हमारा सेम रहेगा। ओके, हाँ ये बात ध्यान रखना, कभी एडिशन दिखे तुम और यहाँ पे कहोगे कि ये 2p हो गया, ये n1 प्लस n2 हो गया, दैट्स ऑल। नो, ठीक है, याद है ना कि इसमें p की वैल्यू जो सक्सेस के चांस है वो सेम रहते हैं, केवल n की एडिशन हो जाती है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट देखिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। हाँ जी, देखो आपको क्या दे रखा है, r की वैल्यू गिवन है 0.8, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, देन द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर। अनअकाउंटेड का मतलब पता है ना, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, राइट? जो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है? तो 1 माइनस 0.8 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 0.64, तो ये आपका आ गया 0.36, और परसेंटेज में अगर बात करें तो 36%, राइट? ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिलेशन कोफिशिएंट R is dash of टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। हाँ जी, याद है ना कि R की वैल्यू किसके इक्वल होती है, अंडर रूट bxy byx, ठीक है? इन दोनों का क्या होता है, gm। तो ये क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज gm ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, आपको R की वैल्यू गिवन है 0.6, राइट? अब देखो x कोई डेटा है, y कोई डेटा है। अब इसने बोला कि x एंड y आर मल्टीप्लाइड बाय -1, ठीक है? x की जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी, तो जो नई ऑब्जर्वेशन आई वो कैसे आई, हर एक ऑब्जर्वेशन की -1 से मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली y की भी जो नया v आया उसमें भी हर एक ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया, माइनस। देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो हमें बताना है कि जो नया कोरिलेशन कोफिशिएंट बनेगा वो किसके इक्वल होगा। तो आपको याद है ना कि जब भी हमें यूवी फाइंड आउट करना हो तो जितना चेंज हुआ है हम उसका साइन देखेंगे, राइट? अब देखो यहाँ पर दोनों का साइन कैसा है, सेम साइन का है, सेम साइन का चेंज हुआ है ना, स्लोप में तो कोई चेंज नहीं आया, राइट? तो सेम साइन का चेंज है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, u प्लस एक्स एंड v प्लस वाई, तो दोनों वैल्यू हमारी सेम है ना, सेम चेंज आया है, तो मीन्स इसकी वैल्यू पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कितना आंसर आएगा, 0.6, सेम वैल्यू रहेगी, ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिग्रेशन इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ bxy। हाँ जी, देखो क्या कह रहे हैं, द रिग्रेशन इक्वेशन x एंड y इज, आपको एक रिग्रेशन इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। हमें यहां से स्लोप फाइंड आउट करनी है bxy, तो अंडरस्टूड ये लाइन कौन सी है, x ऑन y है ना, तभी तो हमसे bxy पूछा है, अदरवाइज byx पूछता, ठीक है? क्योंकि जो भी लाइन है स्लोप तो उसी की लगेगी ना, तो अंडरस्टूड ये लाइन कौन सी है, x ऑन y लाइन। ओके, अब बताओ bxy, या तो आप ऐसा कर सकते हो x एक तरफ बाकी क्वेश्चन एक तरफ, तो इसको हमने लिखा 100 माइनस 2x, तो x की वैल्यू आ गई 100 माइनस 2x डिवाइड बाय 3, और यू कैन राइट इट एज 100/3 माइनस 2/3,
ये क्या हो गया 2y, हाँ जी 2/3y। ओके, अब देखो इसमें जो y का कोफिशिएंट है ये आपकी क्या हो जाएगी स्लोप, सिंपल, ठीक है। तो एक तरीका तो है आपके पास ये, या फिर हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला था bxy, डायरेक्ट आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर लाइन ऐसी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 तो हमारी स्लोप हो जाएगी -b/a, ठीक है। तो यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ y मींस -2 डिवाइड बाय 3, तो आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना जब हमारी लाइन होती है y ऑन x और लाइन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहां से हम फाइंड आउट करेंगे byx और ये वैल्यू होगी हमारी -a/b, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस एंड डिमांड आर एग्जाम्पल ऑफ, हमें बताने हैं कि कोरिलेशन कैसा है। बताओ, प्राइस बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगी, प्राइस, कैसा कोरिलेशन है इनके दोनों के बीच में? नेगेटिव कोरिलेशन है ना, कि प्राइस अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन होता है इन सिंपल सिचुएशंस, ठीक है, एक्सेप्शन की बात नहीं हो रही है। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है, इफ एन इंक्रीज ऑफ 10% इन प्राइजेस, ये कह रहे हैं प्राइजेस इंक्रीज हो गए 10% और जो वेज है वो इंक्रीज हो गए 20%, ठीक है। यानी कि जो प्राइस इंडेक्स है, ये है हमारा प्राइस इंडेक्स, अगर पहले प्रीवियस वाला 100 था, अब कितना हो गया 110, और जो वेजेस थे वो जितने भी थे अब कितने हो गए 120। यहां तक बात क्लियर? ओके, अब आपसे क्या पूछा है, देन द रियल वेज हैज इंक्रीज्ड बाय, ये जो आगे का क्वेश्चन है ये हटा दो, ये गलती से लिखा हुआ है, तो हमें बताना है कि रियल वेज में कितना इंक्रीज हो गया, ठीक है। रियल वेज, देखो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, रियल वेज, तो रियल वेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉनेटरी टर्म में वैल्यू, वेज क्या है मॉनेटरी टर्म में वैल्यू ही तो है, तो 120 डिवाइड बाय उसी साल का इंडेक्स इनटू 100, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 110, तो ये आ गया हमारे पास 109.09। तो बताइए इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज देखो प्रीवियस रियल वेज कितना है, वेज है 100, उसी साल का इंडेक्स 100 इंटू 100, तो ये वैल्यू पहले कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 109.9, राइट, यानी कि 9.09 इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो 20% है नहीं, 10% इंक्रीज है नहीं, लेस देन 10%, देखो ये वैल्यू 10% से तो कम है ना, तो 10% से कम इंक्रीज हुआ है, क्लियर? ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, सिंपल, परचेजिंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर, सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन ईयर 2015 एंड 2021 वर दिस। हाँ जी, देखो आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कब का 2015 एंड 2021, इंडेक्स आपको दे रखा है 97.5 एंड 115, ओके। अब आगे देखो ये क्या कह रहा है, सैलरी ऑफ ए वर्कर इन 2015, इनकी जो सैलरी है वो आपको दे रखी है 19500, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हाउ मच एडिशनल सैलरी इज रिक्वायर्ड फॉर हिम इन 2021 टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो उसको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, पहले इंडेक्स है 97.5, अब चीजों का रेट बढ़ गया 115 हो गया, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए ना, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो वो सामान जितना 1000 में खरीद पाता था, अब प्राइस बढ़ गया तो कम खरीद पाएगा, तो अगर उसी रेशियो में उसकी सैलरी भी बढ़ गई तो सेम सामान खरीद पाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सैलरी हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग चाहिए ना 115 के कोरस्पॉन्डिंग, इसको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से किया करो जब भी ये क्वेश्चन आए कि हमें वैल्यू किसके कोरस्पॉन्डिंग चाहिए 115 के कोरस्पॉन्डिंग, प्रीवियस कितनी है 97.5,
तो 19500 इसकी वैल्यू 115 के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को चाहिए, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, 115 इंटू डिवाइड बाय 97.5, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 23,000। हाँ जी, तो देखिए अब उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, 23,000, लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये आपसे, ये कह रहे हैं हाउ मच एडिशनल सैलरी इज रिक्वायर्ड फॉर हिम, कितनी एडिशनल सैलरी दी जाए, राइट। तो देखो ये 23,000 होनी चाहिए, तो पहले भी तो कुछ सैलरी थी ना, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एडिशनल सैलरी आ जाएगी, राइट, तो जो कि कितनी है 3500। तो ये हमारा आंसर, डन, सिंपल। हाँ जी, क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, यस, टाइम सीरीज के क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस। देखिए क्या कह रहा है, द टाइम सीरीज हैज, कितने कंपोनेंट होते हैं टाइम सीरीज के, 4 कंपोनेंट, राइट। कौन कौन से, secular trend, seasonal variation, cyclical variation and irregular variation. Next in a time series seasonal variation can occur within a period. जो seasonal variation होता है, जो सीजन के कारण चेंज आता है, राइट। सीजनल चेंज कैसा भी हो सकता है, मंथली हो सकता है, लेकिन 1 साल से कम पीरियड में होना चाहिए, ठीक है। हाफ ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, डेली बेसिस पे हो सकता है। तो सीजनल का जरूरी नहीं है कि जो 4 सीजन हमारे होते हैं उन्हीं 4 सीजन में चेंज आएगा, ठीक है। तो वो विद इन 1 पीरियड, हम 1 ईयर के अंदर ही होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो कंप्लीट हो गया हमारा, ये बिल्कुल सिंपल था ये तो लेकिन रिवीजन करते हुए बिल्कुल अच्छे से किया करो, तभी आप लोगों की रिवीजन होगी और एग्जाम में भी एकदम रिलैक्स होके क्वेश्चंस किया करो, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।